आप प्लीज़ क्लास में बस 5 मिनट्स में आ जाया करिए रोज, अदरवाइज फिर अलाउ नहीं कर पाऊंगा मैं पार्टिसिपेंट्स को। वही दो टाइप की क्वांटिटीज होती है हमारे पास, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इनको हम थोड़ा एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को मेजर करने के लिए हमें सिर्फ नंबर्स की ज़रूरत होती है, राइट। जैसे आप वाटर को मेजर करते हैं तो लीटर्स में मेजर करते हैं बस, आप डायरेक्शन तो नहीं पूछते लीटर्स की, आप सिर्फ ये पूछते हो कितना लीटर्स ऑफ वाटर है, हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर इज देयर। अगर कोई आपसे टाइम पूछता है तो आप क्या बताते हो कि लेट्स से 1 बज गए, 2 बज गए, राइट। आपसे कोई बोलता है कि आपकी बुक्स में कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो आप क्या बोलते हो 200, 300, राइट। आपसे कोई पूछता है कि आपके क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो आप बोलते हो कि मे बी 40, मे बी 45, मे बी 49, राइट। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देते हो, ठीक है, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देते हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, नथिंग एल्स, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। आप बस उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देते हो, ठीक है, कि 1 है, 2 है या 3 है, वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अच्छा, स्केलर और वेक्टर हो चुका है आपका? एक बार चैट में बता दो, क्योंकि दूसरे सेक्शन की भी क्लास चल रही है, तो इसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो स्केलर में हमने ठीक है, अगर हो चुका था ठीक है, स्केलर में हमने डिस्टेंस को पढ़ा था, राइट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हो चुका है। और वेक्टर में हमने डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था, राइट। और अगर आपका ये सब हो चुका है तो हमने यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ भी देख लिए थे। दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, है ना। और दिस इज द ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि ऐसा ग्राफ जहाँ पे हमें इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो हमारा होता है यूनिफॉर्म मोशन। और जहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आपको मैंने शायद ग्राफ प्लॉट करने के लिए दिया था कुछ इक्वेशंस का, ठीक है, जिसमें 2,2 एक्स और वाई, 4,4, 8,8 इस तरीके से आपकी वैल्यूज थी। ठीक है, हाँ, आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए दिया था, और अगर आपने वो ग्राफ प्लॉट किया होगा तो उस ग्राफ की जो आपकी शेप आई होगी वो कुछ इस तरीके से ही आई होगी। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी 6 है, और यहाँ पे आगे जाके 8 है अगर, तो यहाँ पे भी कहीं आगे जाके 8 है, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस तरीके के हम ग्राफ को कहते हैं लीनियर ग्राफ। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना, लीनियर ग्राफ। और अगर ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है तो इसको हम लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं, और इसको हम यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि किसको हम लीनियर और नॉन लीनियर बोलते हैं। ठीक है, आपकी बुक में आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में टेबल 8.3 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जहाँ पे आपको टाइम की वैल्यूज दी हुई है और वेलोसिटी की वैल्यूज दी हुई है, अलग अलग टाइम पे कितनी वेलोसिटी दी हुई है। अगर आप उस ग्राफ को भी प्लॉट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो ग्राफ भी कुछ इसी ग्राफ की तरह होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन तो समझ में आया। हम एक बार ये भी समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। आपको लास्ट क्लास में मैंने ये भी समझाया था कि भाई एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। आपको ये भी समझाया था कि एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सॉरी,
और इससे हमें क्या समझ में आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से हमें क्या समझ में आता है, जैसे मान लो कि मैं जब मोशन को स्टार्ट कर रहा था, घर से मैं स्कूल के लिए निकला, ठीक है, घर से स्कूल के लिए निकला, तो फर्स्ट चीज, मेरे घर से स्कूल जाने के लिए 5 रास्ते हैं, 5 वेज आर देयर। अगर मैंने सबसे छोटा वे चूज किया है तो मैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा हूँ, ना कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ। एक चीज तो वो हो गई कि मैं सबसे छोटा वे ट्रेवल कर रहा हूँ, यानी मैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं अगर डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ और मेरी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो मैं उसको स्पीड नहीं बोलूंगा, वेलोसिटी बोलूंगा। ये भी एक बात हो गई, है ना। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं उसे वेलोसिटी बोलूंगा। अब मुझे ये पता चला कि स्कूल में आज 10 मिनट पहले पहुंचना है, ठीक है, रोज के कंपैरिजन में आज 10 मिनट पहले पहुंचना है, वहां पे अटेंडेंस मार्क होनी है। तो मैं क्या करूंगा, और तेज भागने लग जाऊंगा, और तेज भागने लग जाऊंगा, मैं बहुत तेज भागने लग जाऊंगा। अगर मैं तेज भागने लग जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दूंगा, है ना। अगर मैं तेज जाऊंगा तो मे बी मैं अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दूं, तो मेरी दो वेलोसिटी हो गई। एक तो हो गई मेरी इनिशियल वेलोसिटी, और एक हो गई मेरी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। एक जिससे स्टार्ट किया था, एक जिस पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अगर मैं अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा हूँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा, यानी कि मेरी फाइनल वेलोसिटी माइनस मेरी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, इसको मैं कहूंगा एक्सेलरेशन, यानी मैंने कितना एक्सेलरेट किया, ठीक है, मैंने कितनी अपनी वेलोसिटी को चेंज किया, इसको मैं बोलूंगा ये मेरा एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब ये सोचो कि मेरे को अपनी वेलोसिटी को चेंज जब करना था ना, तो मैंने अपनी वेलोसिटी को चेंज जो किया वो एक ही बार किया, ठीक है। मैं 5 से 10 मीटर पर सेकंड पे आ गया, फिर मैंने चेंज नहीं किया। तो इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी मैंने एक ही बार चेंज किया है और अब मैंने उसे फिक्स कर दिया है, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। लेकिन अब मैं अपनी स्पीड घटा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, वेलोसिटी घटा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो उस तरीके के चेंज को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक और बार समझते हैं, ऐसी सारी चीजें जो एक बार फिक्स होके इक्वल 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 शिफ्ट में इक्वल इक्वल रहती हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। और ऐसी सारी चीजें जो बार बार बदलती रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उनको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अगर मेरा मोशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बार बार, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहूंगा। अगर मेरी एक्सेलरेशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बार बार, तो उसको मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहूंगा। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो माइक म्यूट कर दो प्लीज। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो वेलोसिटी का ग्राफ बनता है ना, वो कुछ इस तरीके से बन सकता है। मैंने वेलोसिटी बढ़ाई, घटा दी, फिर बढ़ाई, फिर घटा दी, फिर बढ़ाई, फिर घटा दी। अच्छा ये बताओ, क्या ऐसे हो सकता है क्या? अगर ये वेलोसिटी और ये टाइम है, मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे हो सकता है कि मैं ऐसे यहाँ पे आ जाऊं? No, sir. नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? Sir, because we can travel in the past. हाँ एग्जैक्टली exactly. क्योंकि मेरा जो एक्स एक्सिस पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ ना, मैं एक्स एक्सिस में टाइम को प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। और टाइम तो मेरा पीछे नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा पीछे। तो ऐसा ग्राफ कभी नहीं बन सकता जिसमें टाइम पीछे चला जाए। तो हो सकता है एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आए जिनमें ग्राफ दिए हो और आपको बोल रहा हो कि फाइंड द इनकरेक्ट ग्राफ। तो उसमें ये जरूर ध्यान रखना कि कहीं में ऐसा तो नहीं है कि पीछे से ऐसे वापस जाने लग गया टाइम पे, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए ये एक नॉट पॉसिबल ग्राफ होगा। इसके बाद ये जो सारी इक्वेशंस बनती है ना, ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से चलती हैं। जो भी एक लीनियर मोशन की इक्वेशन बनती है, वो मैथ्स में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से चलती है। आपको कहा था पिछली क्लास में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के बारे में पढ़ना। जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आप बोलोगे कि ये क्या है सर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो y एक्सिस पे है, ठीक है। x का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो x एक्सिस पे है, ठीक है। m का मतलब होता है स्लोप, ठीक है, m का मतलब होता है स्लोप। अब स्लोप को समझते हैं। स्लोप को समझते हैं कि स्लोप क्या है। एक्सेलरेशन समझा दूंगा दोबारा से, या फिर आप रिकॉर्डेड फॉर्म भी देख सकते हो अगर आपको किसी कंसेप्ट में ऐसे में प्रॉब्लम आ रही है जो सिंपल, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। एम का मतलब होता है स्लोप। अब मान लीजिए कि आपके घर में कार है, बाइक है, साइकिल है, सब चीज है, ठीक है।
लेकिन आपके घर का और रोड का जो लेवल है वो सेम नहीं। आपका घर ऐसे ऊपर है और रोड नीचे। बहुतों बहुतों के घर में ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, कार या बाइक या कुछ भी चढ़ाने के लिए हम ऐसे करके स्लोप बना देते हैं ना अपने घर पे, और हमारा जो भी व्हीकल है वो ऊपर चढ़ जाता है ना। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका घर कुछ ऐसे है कि आपका घर यहाँ पे है और उसका एंट्रेंस यहाँ पे है और ये ग्राउंड है, और इस एंट्रेंस पे आपको एक यहाँ पे बाइक चढ़ानी है अपनी, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से एक स्लोप बना दोगे ऐसे करके। आप जब स्लोप बनाओगे तो ये आप यहाँ से ऐसे बाइक लेके जाओगे, राइट। इसको कहते हैं हम स्लोप। और ये स्लोप कैसे पता चलता है कि कितना आपने एंगल लिया है नीचे से ऊपर, इसको हम थीटा बोलते हैं, इसको हम एंगल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमने कितना अपने घर पे अपनी बाइक को साइकिल को चढ़ाने के लिए कितना हमने ऊपर को एक स्लोप बनाया है, उसको हम स्लोप बोलते हैं। और इसको अगर इसकी वैल्यू निकालनी होती है तो इसकी वैल्यू होती है आपका जो भी परपेंडिकुलर में लेंथ है अपॉन आपका जो भी बेस में लेंथ है। तो स्लोप की अगर वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर में जो लेंथ है और बेस में जो लेंथ है उससे आपका स्लोप निकल जाता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब स्लोप भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्लोप और एक होता है आपका नेगेटिव स्लोप। तो आप कई बार मॉल्स में गए होंगे या आप किसी मार्केट में गए होंगे जो जिसमें कि बेसमेंट होता है, ठीक है, जिसमें बेसमेंट होता है। तो होता क्या, बेसमेंट तो नीचे होता है और ग्राउंड ऊपर होता है, तो बेसमेंट के लिए जाने के लिए ऐसा ऐसा स्लोप होता है ना, नीचे की तरफ जाते हैं। अब ये जो नीचे की तरफ जा रहा है इस तरीके के स्लोप को हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोप, ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ जाता है इस तरीके के स्लोप को हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। ग्राफ में समझते हैं, देखो अभी आपको ग्राफ से भी समझ में आएगा। सर ये स्लोप भी तो ऊपर को ही जा रहा है। हाँ हाँ, वो ऊपर को जा रहा था, वो ऊपर को जा रहा था। अब देखो यहाँ से समझिए, ये कैसा पॉजिटिव है नेगेटिव है? सब पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव स्लोप है। लेकिन अगर मैं इस तरीके की बात करूं तो ये कैसे स्लोप हो गया? सर नेगेटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव। ये हमारा नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप, राइट, ठीक है। नेगेटिव। हाँ, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हमने तीन चीजें देख ली। y का मतलब जो भी चीज y एक्सिस का है, m का मतलब स्लोप जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, x का मतलब यानी x एक्सिस पे जो भी वैल्यू है, ठीक है। और अब हमारे पास ये c की वैल्यू रह गई, ये होता है कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको समझेंगे ये क्या है, फिर इसको हम ग्राफ में भी समझेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसमें ध्यान से थोड़ा कंसंट्रेशन से समझ। कांस्टेंट क्या है इसको समझते हैं। अब देखो मान लो मेरे को घर से, ठीक है, स्कूल जाना था, स्कूल से वही मेरे को एक स्टेशनरी जाना था, किताबें लेनी थी, स्टेशनरी से मेरे को अपने एक फ्रेंड के घर जाना था पढ़ने के लिए। मेरे पास 4 पॉइंट थे, घर, स्कूल, स्टेशनरी, फ्रेंड का घर, ए बी सी डी। मैं घर से भागते 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 स्कूल गया, ठीक है। लेकिन अब जब मैं स्कूल गया तो मेरे पास मेरा एक दोस्त आया, उसने कहा मैं भी स्टेशनरी चलूंगा, ठीक है। और आप मेरे ही मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी और के मोशन को, मेरे दोस्त दोस्त के मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, आप मेरे मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन उस दोस्त ने कहा कि भाई हम ना जो जीरो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है, याद है आपको पॉइंट ऑफ रेफरेंस जहां से हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये नहीं लेंगे जहां से तू अपने घर से आया, मुझे नहीं पता तेरा घर कितनी दूर है क्या है, हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये लेंगे जो हमारा स्कूल है, ठीक है, और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। तो देखो ये जो होता है ना, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। कैसे कांस्टेंट है? क्योंकि ये मैं पहले से ट्रेवल कर चुका हूँ, चाहे ये डिस्टेंस में मैं बात करूँ, चाहे मैं स्पीड में, चाहे वेलोसिटी, ये मैं पहले से ही बात कर चुका हूँ। मान लीजिए मैं, मेरा घर 2 किलोमीटर था स्कूल से, तो मतलब मैं 2 किलोमीटर डिस्टेंस पहले से ट्रेवल कर चुका हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा था कि स्कूल से ही डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो मैं अब स्कूल से जीरो मान लूंगा, मतलब स्कूल से हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
लेकिन एक और कंडीशन हो सकती है, मैंने पहले से ही अपने दोस्त को घर पे बुला लिया और मैंने कहा मेरे घर से ही सब कुछ मेजर करेंगे, यानी हमारा इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया, स्कूल, ओ सॉरी मेरा घर, और इस पॉइंट में क्या हो गया, स्कूल। अब इसको ग्राफ में देखते हैं। अरे मान लीजिए ये मेरा घर है और मान लीजिए ये स्कूल है, मान लीजिए ये एक स्टेशनरी है और ये हमारा क्या कहते हैं फ्रेंड का घर है, ठीक है। जो भी स्क्रीन में कर रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है यार, मैं आपको ट्रेस करके डिलीट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी स्क्रीन पे ये निशान आएंगे तो आपको एक एक करके मैसेज जाएंगे और आप ब्लॉक होते जाओगे सारी क्लासेस के लिए। तो स्क्रीन से थोड़ा हाथ दूर रखें, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस लेक्चर की और आपके ट्रेसेस मेरे पास आ जाएंगे जितना भी आपने स्क्रीन में टैप किए होंगे, नंबर ऑफ टैप्स, ठीक है। तो ये लास्ट वार्निंग है आपकी। ये मेरा घर है, हाउस, ठीक है। और मेरी पहली कंडीशन क्या थी, याद करो, मेरी पहली कंडीशन में मेरे फ्रेंड ने बोला था कि भाई हमें नहीं मतलब कि तुम्हारा घर कितनी दूर है, हम तो स्कूल से ही अपना मोशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो मेरा मोशन ना यहाँ से स्टार्ट होगा और मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा, राइट, यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू टाइम में आगे जाऊंगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। वहीं अगर मेरे फ्रेंड ने अगर मेरे घर पे ही एंट्री ले ली होती और हम दोनों एकदम जीरो से स्टार्ट करते मेरे घर से ही, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, एकदम इनिशियल वैल्यू, Point of reference. हाँ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, राइट। अब देखो इक्वेशन समझो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब हम कभी ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, या मान लो कि हम और भी पहले से आ रहे होते हैं, मान लो घर से भी नीचे एक जगह होती, मान लो हम अपने किसी फ्रेंड के घर से आ रहे हो, अगर हम कहीं और से स्टार्ट कर रहे हैं अदर देन जीरो, तो ये जो भी वैल्यू आती है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं सी, कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन अगर हम इनिशियल पॉइंट से बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू जीरो होगी तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिर्फ y इक्वल टू एम एक्स, मेरी इक्वेशन बन जाएगी सिर्फ y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। तो वहां पे जो s है हम्म, वो जीरो नहीं होगा सर? मैंने क्या कहा, मैं इसी को अपना ओरिजिन मान रहा था, लेकिन मैंने अपने डिस्टेंस को यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था, इसलिए इसको मेरे को कांस्टेंट लेना पड़ा। अगर s यहाँ पे होता, s यहाँ पे होता, तो फिर मेरा हाउस वाला और स्कूल वाला डिस्टेंस ही नहीं पता लगता कि भाई मैं कितना कर चुका हूँ, लेकिन मेरे लिए वो भी जानना जरूरी है, तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा स्टार्ट किया। एक बार इसको ऐसे समझो, देखो आपको ग्राफ प्लॉट करने आते हैं कि जैसे हमें एक्स और वाई एक्सिस पे ग्राफ प्लॉट करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक वैल्यू एक्स की लेते हैं, उसके लिए वाई की वैल्यू निकालते हैं, फिर एक वैल्यू वाई की एक्स की लेते हैं अलग, उसके लिए वाई की वैल्यू निकालते हैं। अगर आपको आता है तो एक ग्राफ प्लॉट करो, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, ठीक है, ये हम प्लॉट करके देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि x की एक की वैल्यू पुट करते हैं, दूसरे की वैल्यू निकालते हैं, तो एट x इक्वल टू जीरो, अगर x जीरो है तो y की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, जीरो, y जीरो हो Zero, जाएगा ना। zero. एट x इक्वल टू वन, y इक्वल टू वन, एट x इक्वल टू टू, y इक्वल टू टू, कॉपी करके पेन में चला दियो हमारे यहाँ। एट x इक्वल टू थ्री, y इक्वल टू थ्री। इसको प्लॉट करेंगे, एट एक्स इक्वल टू वन या एट एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एट एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन, एट एक्स इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू टू, एट एक्स इक्वल टू थ्री, वाई इक्वल टू थ्री। देखो अब इसको मैं पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो मेरा ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा है ना। अब इसको मैं उस इक्वेशन से मैच करूं, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इस इक्वेशन को मैच करूं, तो y इक्वल टू एक्स प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे जीरो है क्योंकि ओरिजिन से, m की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे, वन, m की वैल्यू वन। अब देखो खास बात है, m की वैल्यू वन जो है, इसके में चल जाएगा, यहाँ पे पकड़ लेगा पर। हाँ पेन मत चलाओ, पकड़ लूंगा मैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, m की वैल्यू जो निकालनी है वो होती है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है।
तो आप कहीं पे भी परपेंडिकुलर बाय बेस बेस करके देखो 1 ही आएगा, यानी एट x इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 थी, ये 3 थी, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 3 और बेस क्या हो गया 3। अगर मैं 3/3 करूं तो क्या आएगा 1। एट x इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 है, तो 2/2 भी क्या आएगा 1। एट x इक्वल टू y इक्वल टू 1, तो 1/1 भी क्या 1 आएगा। हर जगह 1 परपेंडिकुलर बाय बेस जो आएगा वो 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट। एक और इक्वेशन मैं देता हूं आपको, आप अपने अपने पेजेस में कर सकते हो, जो भी शीट अगर आपके पास है। y इक्वल टू 2x, इसका अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो, आपको 1-2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं बनाऊंगा, आप अपना ग्राफ चेक कर लेना। ठीक है, आपको एक वैल्यू लेनी है x की, उसके लिए y की प्लॉट करनी है। बहुत फ्री हो गया है ये। आप अपने अपने मैच करते जाना। ठीक है, मैं प्लॉट कर रहा हूँ। एट x इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 लगाऊंगा, तो y इक्वल टू 2.0, दैट इज 0। एट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2.1, दैट इज। स्लोप एट x इक्वल टू 2, है ना सर 1/2। ठीक है, मैं अभी वेरीफाई कर लेता हूँ। y इक्वल टू 2.2, दैट इज 2। एट x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2.3, दैट इज इक्वल टू 6। प्लॉट कर लेते हैं। x 0 पे y 0, दोनों 0,0। x अगर 1 है तो y थोड़ा सा ऊपर आ गया 2 पे, यानी यहाँ कहीं आ रहा होगा। x अगर 2 है तो y थोड़ा सा ऊपर आ रहा होगा, यानी यहाँ कहीं आ रहा होगा। और एट x इक्वल टू 3 है तो y 6 आ रहा है, यानी यहाँ कहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आप अगर इसको प्लॉट करोगे तो आपकी इक्वेशन की जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, जो पहले बन रही थी वो कुछ इस तरीके से बन रही थी y इक्वल टू x के लिए, यानी अगर आपने x की वैल्यू बढ़ा दी, आपका स्लोप क्या आ रहा है 2, आपका स्लोप बढ़ गया, एंगल बढ़ गया, राइट। आप ऊपर चले गए थोड़ा सा, और यहाँ पे आपका एंगल छोटा था। ठीक है, सर तब भी यूनिफॉर्म ही है ना? हाँ तब भी ये बात सही गई कि तब भी यूनिफॉर्म ही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और हर बार 2 ही आएगा। 4/2 करके मतलब परपेंडिक 4/2 करके भी 2 आएगा, 2/1 करके भी 2 आएगा, 6/3 करके भी 2 आएगा, स्लोप हमेशा 2 आएगा, तब भी ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो एक और हमने ग्राफ समझ लिया। आप सोच रहे हो कि मैथ्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे ग्राफ आने वाले हैं इसमें, और ये नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बिलीव मी, ये चीज आप 9th में करते नहीं हो, इसलिए आधे टॉपिक बिल्कुल गोल हो जाते हैं, लेकिन हम करेंगे। अब हमने ये तो इक्वेशंस देखी जिसमें कांस्टेंट नहीं है हमारा। अब देखो एक इक्वेशन देखते हैं जिसमें हमारा कांस्टेंट भी है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये एक इक्वेशन देखते हैं जिसको हम कंपेयर करें, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो y की वैल्यू y हो गई, m की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2 है। इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो क्या होगा, m की वैल्यू हमेशा वही है ना, जो m यहाँ पे क्या है 1.x हो रहा है, इसलिए m की वैल्यू 1 है। जब हमने y इक्वल टू 2x किया था तो m की वैल्यू 2 हो गई थी, m से कंपेयर किया। अब देखो एट x इक्वल टू 0, अब हाँ अब तो 4:30 बजे। अब देखो ये कंडीशन वो वाली कंडीशन आने वाली है जिसमें मैं अपने दोस्त के घर गया था और उसने कहा था कि हम सॉरी स्कूल गया था और उसने कहा था स्कूल से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। एट x इक्वल टू 0, x 0 है जब, तो y की वैल्यू आएगी 0 प्लस 2, यानी y की वैल्यू आ रही है 0 नहीं आ रही, 2 आ रही है। फिर एट x इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, y इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 यानी 3। फिर एट x इक्वल टू 2, y की वैल्यू आएगी 2 प्लस 2 यानी कि 4। अब देखो
x0 है तो y2 है। अब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, देखना ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, x0 y2। अब अगर x1 है तो y क्या है 3, और x2 है तो y क्या है 4, फिर x3 होता अगर तो y क्या होता 5। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। समझ में आ रहा है? ये आपका अब क्या हो गया कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है 2। समझ में आ रहा है? ऊपर से, यानी हो सकता है कि मैं जो घर से स्कूल गया तो वो 2 किलोमीटर दूर था, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसको कहता है इनिशियल मोशन। ठीक है, जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो इसको हम कहेंगे इनिशियल मोशन। जब हम अपने ग्राफ्स में पढ़ेंगे तो इसको हम कहेंगे इनिशियल मोशन। ठीक है, आप एक सर मिनट। इसका क्या स्लोप आएगा? हाँ, इसका स्लोप देखो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस टू, एम की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 1, तो इसका स्लोप है 1। कहीं पे भी आप y बाय एक्स करके जब इसकी वैल्यू निकालने लगोगे, एम की वैल्यू यहाँ से निकालने, लेकिन आप यहाँ से निकालोगे तो हमेशा 1 आएगी। एम एक्सेस का मतलब ये एम और एक्स मल्टीप्लिकेशन में। हाँ, एम और एक्स मल्टीप्लीकेशन में, राइट। ठीक है, तो आपके लिए कुछ होमवर्क के लिए आपको वैल्यूज दे देता हूँ। जैसे कि मान लो y इक्वल टू एक्स माइनस टू, ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, y इक्वल टू 3x, ये इक्वेशन हो गई। y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, ये भी इक्वेशन हो गई। और y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये एक इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अटेंडेंस। एक मिनट, पहले आप ये सारी क्वेश्चंस लिख लो। ठीक है, ये सारे आप क्वेश्चंस लिख लो। अभी हमारे पास 10 मिनट है। अटेंडेंस आप लोग अपने ग्रुप में दे दें, जो कि आपका क्लास ग्रुप है। वहाँ पे आप अपना प्रेजेंट, नेम और सब्जेक्ट, जैसे दिव्यांश फिजिक्स प्रेजेंट। ठीक है, आप ऐसे अटेंडेंस दे देना आप अपने ग्रुप में, राइट। अब ये आपको क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। आपने इनके ग्राफ बनाने हैं। इनके ग्राफ बनाने के बाद आपको टेबल 8.5 का ग्राफ भी बना के देखना है एनसीईआरटी से, और टेबल 8.3 का ग्राफ आपको बना के देखना है एनसीईआरटी से। आप जब ये ग्राफ बनाओगे ना तो आपको इन ग्राफ से बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ जो है ना, ग्राफ्स आर यूज्ड टू स्टडी मोशन। अब ग्राफ में हमने एक चीज तो पढ़ी, स्लोप। ये ग्राफ की एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है उसका एरिया। अब देखो, ये अगर एक लाइन है तो ये मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो एक तरीके से ये किसकी शेप है, राइट एंगल ट्राइंगल की शेप है एक, जिसका ये एंगल 90 डिग्री है। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो ना एरिया। यस 1/2 base into height. हाँ राइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ग्राफ्स में एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसी तरीके से मान लो ये तो मेरा एक लीनियर यूनिफॉर्म मोशन हो गया, मैं एक ही स्लोप से चलता जा रहा हूँ। एक और देखते हैं, मान लो मैं यहाँ से चला, कुछ देर के लिए इसी पॉइंट पे रुक गया। टाइम तो फ्लो करेगा ये अगर टाइम है, लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। फिर मैं दोबारा से यहाँ मैं क्या करने लग गया, ये वेलोसिटी ले लो, मैं अपनी वेलोसिटी को बढ़ाने की जगह घटाने लग गया। ठीक है, अब ये किस तरीके की शेप बन रही है एक, अगर आप ये शेप देखो, ये शेप किस तरीके की शेप बन रही है एक ट्रेपेजियम। ट्रेपीजियम, राइट। और आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी पता होगा, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। यस सर। हाँ, तो अगर ये कह रहा है, एक हर्ष ने क्वेश्चन पूछा कि अगर व्हीकल किसी पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा तो थोड़ी देर के लिए तो इसका ग्राफ कैसा होगा। ये वाला ग्राफ है कि अगर ये रुक गया मान लो, और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक गया, तो टाइम तो नहीं रुका, टाइम बढ़ता रहेगा, लेकिन उसकी पोजीशन रुक गई। अब मान लो वो आगे तेज उसी स्पीड से बढ़ने लग गया, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे चला, यहाँ पे रुका, फिर ऐसे चलता गया, राइट। लेकिन अगर वो मान लो क्या माइक कौन है यार, दिव्या पटवाल।
लेकिन अगर आप यहाँ से चल रहे हो, आप रुक गए थोड़ी देर के लिए, टाइम तो नहीं रुका, आपने अपनी वेलोसिटी धीरे कर दी। तो ग्राफ देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, कैसे भी बन सकते हैं, ठीक है। अब एक और जो हमने एक और ग्राफ पढ़ा था, वो कौन सा पढ़ा था, कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे। तो देखो अगर मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन बना दूं, बार बार ऊपर नीचे हो रही हो तो उसका भी एरिया कैसे? हाँ इसकी वही वाला समझा रहा हूँ, जैसे इसकी ऊपर नीचे हो रही है, तो देखो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक पार्ट हो गया ट्राइंगल हो गया, ये एक पार्ट हो गया रेक्टेंगल हो गया, फिर ये एक पार्ट हो गया ये ट्राइंगल हो गया, फिर एक ये पार्ट हो गया ये रेक्टेंगल हो गया। तो देखो इसको पार्ट्स में डिवाइड कर करके एरिया निकाल सकते हैं। इस वाले को समझो, ये यहाँ से चल रहा, तो ये तो मेरा क्या बन गया, रेक्टेंगल, और ये मेरा क्या बन गया, ट्राइंगल। तो टोटल मेरा जो एरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अलग अलग ग्राफ्स बन सकते हैं, अलग अलग कंडीशन बन सकती है, हाँ, और मैं अलग अलग एरियाज निकाल सकता हूँ, ठीक है। आपने आपने आज का यही आपका काम है कि आपने इन सारी चीजों को रिवाइज करना है। मेनली जो आपने रिवाइज करना है वो आपने रिवाइज करना है ग्राफ्स एंड हाउ दे आर फॉर्म। ग्राफ्स के एरिया का यूज क्या होता है? हाँ ये तो अगली क्लास में देखूंगा। ग्राफ के एरियाज से आप इक्वेशंस निकालोगे, आप फिक्स्ड इक्वेशंस निकालोगे। उन इक्वेशंस को आप हमेशा यूज करोगे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लो कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, वेलोसिटी, ठीक है, आपने इनिशियल वेलोसिटी भी पढ़ ली, तो यू को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और वी को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। आपने वेलोसिटी पढ़ ली। एस एस का हम यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए, ठीक है, स्पीड नहीं, डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हम एस का सिंबल यूज करते हैं एनसीईआरटी में। और आपने एक्सेलरेशन पढ़ लिया। आपने ये चार चीजें पढ़ी, और किसके रिस्पेक्ट में पढ़ी है सारी चीजें, टाइम के रिस्पेक्ट। टाइम। हाँ आपने ये सारी चीजें पढ़ी। अब देखो इन सारी चीजों का यूज करके हम लोग इक्वेशंस बनाने वाले हैं कि कौन सी ऐसी फिक्स्ड इक्वेशंस हैं जिनको हम फॉलो करें। मान लो मुझे एक चीज, दो चीज दी है और तीसरी चीज निकालनी हो, तीन चीज दी है चौथी चीज निकालनी हो, एक चीज दी है दूसरी चीज निकालनी हो, तो ऐसा क्या हो सकता है कि इन सारी चीजों में रिलेशन समझ में आ जाए। जैसे कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम है, लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई तो, है ना, और डिस्प्लेसमेंट से क्या रिलेशन होगा। तो इस तरीके के सारे रिलेशंस जो हैं वो हमारे ग्राफ से निकलते हैं। अगली क्लास में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन। सर एक्सेलरेशन फिर से समझा दीजिए एक बार। हाँ मैं समझाऊंगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब देखो एक्सेलरेशन जो होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा पढ़ के रखोगे तो आपको मजा आएगा। एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी को मैं v लिख रहा हूँ, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को मैं u लिख रहा हूँ t। मान लो कि मैं घर से स्कूल जाना चाहता था और मैंने सबसे छोटा रास्ता अपनाया, यानी कि मैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा हूँ, और किसी ने मेरे को बोला आज स्कूल बहुत जल्दी पहुंचना है, तो मैं जो इनिशियल वेलोसिटी 5 से चल रहा था मैंने उसको 10 कर दिया। विद रिस्पेक्ट टू मैं कितने समय के लिए ये कर रहा था, मान लो मैं ये 3 सेकेंड्स के लिए कर रहा था, तो मेरी एक्सेलरेशन जो आएगी वो ये आएगी 10 माइनस 5/3 दैट इज 5, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं अपनी वेलोसिटी को, अब ये घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखो। हाँ इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये घट भी सकती है ये बढ़ भी सकती है। एस एस स्पीड के लिए नहीं, एस हम डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं सिंबल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये एक्सेलरेशन, एक और चीज बता देता हूँ, अगर ये एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, यानी मैंने स्पीड तेज कर दी, वेलोसिटी तेज कर दी अपनी, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन मान लो किसी ने बोला आज आज जो स्कूल है वो 20 मिनट लेट जाना है, तो मेरे को समझ में आया स्कूल इतनी तेज चल के क्या फायदा, मैं थोड़ी वेलोसिटी धीरे कर दूं। तो मैंने अगर वेलोसिटी धीरे कर दी तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो मैं 5 से ही चल रहा था लेकिन मैंने वेलोसिटी कर दी 2, एक्सेलरेशन माइनस में आने लग जाएगी ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन अगर माइनस में आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर उसका एक और नाम होता है, उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। अब बोलोगे कि सर ये रिटार्डेशन कब होता है, बहुत तेजी से एक कार चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है, और अचानक से आगे ट्रक आ जाए, तो कार क्या करती है, ब्रेक मार देती है फटाफट, जो ड्राइवर होता है वो ब्रेक मार देता है,
ब्रेक मारने से कार की वेलोसिटी बढ़ती है या एकदम से घट जाती है? एकदम से घट जाती है। सर घट जाती है। हाँ, तो वेलोसिटी घट गई और पहले वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, तो वेलोसिटी घटी तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो गया, यानी जो ड्राइवर है उसने ब्रेक मार के कार को एक्सेलरेट नहीं किया, कार को रिटार्ड कर दिया। इसी तरीके से अगर ब्रेक मारने के बाद वो दोबारा से तेजी से चलने लग जाए तो उसने कार को एक्सेलरेट कर दिया। ये सारे टॉपिक्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। आई होप आपको सारे टॉपिक्स ये समझ में आए होंगे। ठीक है, और ये क्लास अब खत्म कर रहा हूँ। यस सर। आपका टाइम भी हो गया है और 1 मिनट में क्लास भी खत्म हो जाएगी, राइट? तो डू मेक नोट या और थैंक यू सर। ग्राफ्स को रिवाइज करें। वेलकम, ग्राफ्स को रिवाइज करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।